यार कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े इंस्पिरेशनल रहते हैं, लेकिन जिनको पूरी दुनिया निचोड़ डालती है, बिकॉज है ही इतना नॉलेज उसके पास। अब करीबन 1-1.5 साल पहले की बात होगी, जब ये शायद इंस्टाग्राम पर भी अपना समय ढूंढ रही थी, और उस ढूंढे ढूंढते के चक्कर में नेहा नागर बन गई है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। खुद एक सीए तो है ही, लेकिन नंबर्स, चाहे वो क्रिप्टो की बात हो, चाहे वो स्टॉक्स की बात हो, चाहे वो खुद अपनी इंस्पिरेशनल लाइफ की बात हो। मैं बहुत खुश हूं कि टुडे माय गेस्ट नेहा, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के थैंक लिए। यू सर। एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। आई डोंट नो। बट यू हैव अ फर्म, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव दैट एक्सप्लेन्स पीपल कि टैक्सेशन कैसे करते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदे। अब तो क्रिप्टो की भी इतनी चर्चा। सो द होल वर्ल्ड इज योर फॉलोअर, लेट्स पुट इट दिस वे। आपकी जो इंस्टाग्राम की भी जर्नी रही है, कितनी थी करीबन वो, फ्रॉम 10,000 टू ऑलमोस्ट $250,000, अभी 750,000 हो गया। तो 1.5 साल में, पहले इसकी बात करते हैं, डिजिटली आपने कैसे ये एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस किया? ओके, लॉकडाउन में हम सब ने कुछ ना कुछ ट्राई किया था कि हम कुछ नई चीज एक्सप्लोर करें। एंड लॉकडाउन से सिर्फ कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी टेक्स फर्म स्टार्ट की थी। एंड उस वक्त थोड़े बहुत क्लाइंट्स आ गए थे मेरे पास, बट देन लॉकडाउन की वजह से वो बिल्कुल ठप हो चुकी थी। तो आई अच्छा। थॉट कि मैं इसको और कहाँ प्रमोट करूँ और क्या करूँ। तो आई थॉट कि चलो, अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनमें जो 99% है वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी का है। जो करेक्ट। भी कंटेंट है, एजुकेशनल बहुत ही कम था। एंड आई थिंक टैक्सेशन अराउंड बहुत ज्यादा कम कंटेंट था। तो आई थॉट कि चलो एजुकेट करते हैं। तो मैंने आईटीआर क्या होता है, जीएसटी कब करानी चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था। जीएसटी क्योंकि नया ही था, तो लोगों को करेक्ट। नहीं पता था कब लेना है कब नहीं लेना है, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। एंड देन उस वक्त प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी रिलीज किया था। तो उसके अराउंड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, स्पेशली एसएमई को, जिनको एक्चुअली में नॉलेज चाहिए उन्हें। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड टैक्सेस एंड आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था। एंड देन मुझे एक दो वीडियोस के बाद इतना ह्यूज रिस्पांस मिला, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ इट ऑल बट यू नो, स्टार्टेड। आप एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, जैसे लोग बोरिंग तरीके से भी करते हैं ना, जैसे खड़े होके सिर्फ मतलब लोगों को डांटना और समझाना। क्रिएटिव तरीके से आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जब भी मैं देखता था, मुझे याद है जब एलॉन मस्क भी बड़े पॉपुलर हो रहे थे भारतीय जनता में, दुनिया में तो थे ही, लेकिन वो डॉज कॉइन को लेकर, आई रिमेम्बर हाउ यू यूज्ड टू यूज वीडियोस, रील्स, ये तरीके भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके थे। मेरे ख्याल से तभी यू बिकेम सो पॉपुलर अमंग द यूथ। करेक्ट है। मैंने कुछ कैरेक्टर्स पकड़े, जैसे अभी मैं रिसेंटली जेठालाल वाला कैरेक्टर पकड़ के कर रही हूँ। कभी बाबू राव का कर लिया, कभी इलॉन मस्क पे कुछ जोक वगैरह क्रैक कर दिए। तो इस टाइप से क्या है कि जो बिल्कुल मिलेनियल्स जो एकदम यंग है, 14-15, तो वो फिर भी चाहते हैं कुछ नॉलेज, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है और वो एक दो वीडियो देख के ना बंद कर देते हैं। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग वे से बताते रहेंगे ना, तो वो बंद नहीं करेंगे। अभी जैसे लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों ने सोचा कि यार इतना प्रॉफिट हो गया क्रिप्टो में, इतना प्रॉफिट हो गया स्टॉक्स में, हम भी करते हैं। लेकिन करेक्ट। करेक्ट। होता क्या है कि वो एक दो वीडियो देख के थोड़े पक जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई थॉट कि चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस वजह से थोड़ी मुझे अलग से पहचान मिली इंडस्ट्री में। मैं बहुत बढ़िया पहचान मिल गई है। मतलब आई एम अ वेरी वेरी रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर्स। और अक्सर क्या होता था, लोग ये बोलते थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे लाइफ में रखनी चाहिए। तो हम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलवेज ये इंटरेस्ट रखा था स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, बचपन से। लेकिन जनरली लोगों को बड़ा डर लगता था, कि इन्वेस्टिंग शब्द से ही डर लगता था उनको। ये लगता था कि ये मेरा पैसा नहीं है, कहीं और चले गया, दूर हो गया, सिर्फ एफडी में डाल देते हैं, वहां सेफ रहेगा। ये आजकल थोड़ी सोच बदलने लगी है। तो बचपन से आपने भी क्या यही नोटिस किया अराउंड यू दैट, चलो टैक्सेशन के तो आप माहिर हैं ही, बट बिकॉज ऑफ नोइंग टैक्सेशन यू नो कि कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने कैसे ये कन्विंसिंग जर्नी लगाई है, टू टेल पीपल दैट यू शुड इन्वेस्ट, और खुद की जर्नी भी कैसे आपने इन्वेस्टमेंट में चालू की? अब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा था, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है। तो इवन अगर मैं अर्न भी करना स्टार्ट कर चुकी थी ना, तो आई यूज टू से कि पापा मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ ये, तो दे यूज टू से नहीं पैसा डूब जाएगा। तो वहां से बहुत बार जो रिस्ट्रिक्शंस आती थी कि नहीं 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 नहीं, वो टोकरी टाका ना हमेशा रहा है। तो इतना करेक्ट। कन्विक्शन करेक्ट। धीरे धीरे आया नहीं मुझे एकदम से कि हाँ मैं कर देती हूँ, अपना 10,000 या 20,000 लगा देती हूँ। कॉन्फिडेंस वो कभी आया ही नहीं मेरे में स्टार्टिंग स्टेज में। अच्छा। बट हाँ, एक दो साल जब हुए और मुझे खुद भी नॉलेज बढ़ने लगी, तो मुझे लगा कि भले ही
पेरेंट्स मना कर रहे हैं या भले ही थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन जब मुझे नॉलेज मिली और मैं सीखती गई और मैंने कई सारी मार्केट की सिचुएशन भी देखी, कभी फॉल भी देखा, करेक्ट। कभी राइज भी देखा, तो उस वजह से मुझे कन्विक्शन आ गई और इस वजह से मैंने स्टार्ट किया। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना इन्वेस्टिंग स्टार्ट, तो पहला रीजन तो घर से स्टार्ट होता है, क्योंकि घर में नेगेटिविटी होती है थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग को लेकर। फिर दूसरा रीजन यही नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज नहीं होगी तो हमारे पास कन्विक्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो पहले वो कन्विक्शन लाना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी क्रिप्टो का राइज चल रहा है तो आप एकदम से क्रिप्टो में पैसे लगा दो 1-2 लाख, नहीं। आप भले कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको कन्विक्शन होनी चाहिए। जब आप कन्विक्शन से इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप एक्चुअली में बहुत पैसा बना सकते हो मार्केट से। लॉस भी तो हो सकता है, ये भी सोचना जरूरी होता है। मार्केट रिस्क बड़े रहते हैं, लोगों को सिर्फ हरियाली दिखाई देती है, जो मंजिल तो हमने जैसे लोग 20-20 साल हमने जाते हुए बहुत देखा है। तो इज योर बिगेस्ट प्लस पॉइंट, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, अब आप हार्डवर्क कर लेते हो फिर उसके संक्षेप में करके हमें सुना देते हो। लेकिन अगर कुछ किताबें ऐसे लोगों को पढ़नी चाहिए जो बेसिक्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू वुड हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स, कैसे 1-2 किताबें ऐसी जो आपकी बाइबल है, वो क्या बोलोगे जो तमाम लोग देख रहे हैं? सिर्फ बहुत इजी लैंग्वेज वाली है, जो डे टू डे से रिलेट कर सके, तो ऐसी 2 बुक है मेरी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और सेकंड है रिच डैड पुअर डैड। तो अगर आप किसी को भी सुनोगे ना, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को, तो ज्यादातर बातें आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा, मैंने तो इस बुक में भी पढ़ा था। तो ये चीजें मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि कई सारी चीजें जो मैंने बुक्स में पढ़ी है, ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन्हीं की बातें करते हैं। तो ये 2 बुक तो आपको 100% पढ़नी चाहिए। फिर आप थोड़े बहुत, जब आपको बेसिक अच्छी से नॉलेज हो जाए, तब आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ सकते हो, बट ये 3 आपको पढ़नी मैं चाहिए। जब ट्रेन में चलता था, मैं तो इतनी जो रोड साइड पर मिलती थी ना वो किताबें, सर कैसे आपको पैसे बढ़वाने, मैं ऐसी इतनी सारी लेके आता था। मैं आपको यकीन मानो, मैंने कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी किए थे उसकी वजह से। फिर बाद में जब पैसा भी किया होगा, मतलब शुरुआत आपने इतनी इंटेलिजेंट बुक से शायद ना की हो। आप जो किताबें भी होती है आप लेते हो क्या, जिसमें बोलते हैं कि इतना पैसा डालो कितना स्टॉक तो बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। मतलब मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी है, लेकिन इन्वेस्टिंग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिया और फिर मैंने सीखा है। पहले अच्छा। मैंने पढ़ा है ये सारी चीजें। और मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं एफएल सिक्योरिटीज में काम कर चुकी, वेल्थ मैनेजमेंट में, तो वहां दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज करते थे, तो वहां नॉलेज होना बहुत जरूरी था। तो आई थॉट कि पहले खुद दूसरों के लिए मेहनत कर लेते हैं, फिर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो पेनी स्टॉक तो नहीं, लेकिन जो क्रिप्टो है, जो मीम वगैरह, इनमें मैंने खुल के इन्वेस्ट किया है, स्पेशली पिछले 6 महीने में। तो इनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली कंपैरेटिवली देखा जाए ना, स्टॉक्स हाँ वर्सेस हाँ। क्रिप्टो, तो क्रिप्टो बहुत इजी है, बहुत यस। इजी है। मतलब यस। रिसर्च करना ना, क्रिप्टो इज वेरी इजी। मतलब तुम यस। 10-15 चीजें चेक करो एंड यू आर गुड टू गो। बट जबकि स्टॉक में तुम्हें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, ये रेशियो, फलाना रेशियो, ये वो। तो वो कन्विक्शन इतना जल्दी स्टॉक्स में नहीं आता, इतना जल्दी क्रिप्टो में आ जाता है। हाँ इसीलिए करेक्ट। और अभी यंगस्टर्स ना क्रिप्टो की तरफ आ सरकार रहे हैं। अगर रेगुलेशन ले आएगी, बहुत सारे लोग और इसमें घुस जाएंगे। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है लोगों को, बेनिफिट्स तो सब जानते हैं कि यू आर मेकिंग मनी, रिस्क मैनेजमेंट, आपने अगर वेल किया, आपने ऑलवेज अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को बताया होगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है। जैसे हमारा ऐसा होता है कि अगर कोई भी स्टॉक आप खरीद लो, उसमें 50% पैसा डालना है, और 15% अगर करेक्शन आ जाए, 20% करेक्शन आ जाए, आपको एवरेजिंग आउट करनी पड़ती है। लोग बैठे रहते हैं, नीचे जाते हैं, और फिर जब वापस ऊपर चले जाते हैं बोलते हैं हमने तो कुछ पैसा कमाया नहीं। तो आपकी नंबर 1 टिप क्या होगी ताकि रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो सके? कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट में आप एंटर कर रहे हो ना, तो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। लाइक अगर मैं कोई क्रिप्टो या स्टॉक खरीद रही हूँ ना, मुझे पता है 20% से ज्यादा मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा आगे 6 महीने। तो अगर वो 20% की जगह 100 भी मिल रहा है, तुरंत प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, हमें नहीं बैठना चाहिए। तो जो हमारी स्टार्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो क्लियर रहेगी ना, तो हम लॉस कम खाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया 20% प्रॉफिट मिलेगा मुझे स्टॉक से, लेकिन वो 5 दिन बाद ही गिर गया, तो वो लॉस देख के बेचना नहीं है। अगर जो हमने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है, तो वो तुरंत के तुरंत हमें उसमें वो कन्विक्शन रखनी है और ऐड ऑन करना है। अगर ड्रॉप भी किया है ना वो स्टॉक, तो अगर आपने स्ट्रांगली पिक किया है, तो वो जंप करेगा, आगे जाएगा वो, करेक्ट। तो उसमें ऐड ऑन करना है। तो ये सारी चीजें है कि फर्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब बाय करना है और कब सेल करना है। बहुत सारे लोग ना इतनी रिसर्च करना नहीं चाहते नेहा, जैसे आप जो कर देते हो ना, तो हम्म तभी तो आपका ग्रोथ भी होते जा रहा है, बिकॉज दे आर जस्ट वॉचिंग यू। हम्म अक्सर लोग आते हैं वो शुरुआत में सिर्फ ब्लू चिप खरीदना चाहते हैं, जो बड़े नामी जामी नाम है, जैसे एक इन्फोसिस ले लिया आपने, बोल दिया ऐसे मेरे को लेना वगैरह। तो आप क्या वो रेकमेंड करोगे, अगर
50% नॉलेज या 30% नॉलेज, बाकी 70% रेपुटेशन, बड़ी कंपनी जो नए, वुड यू रिकमेंड दैट? यस, 100%। ब्लू चिप तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग के स्टेज पर हो, बिल्कुल आपको ब्लू चिप की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, जो ब्लू चिप एकदम न्यूज में रहते हैं ना, उनकी हर दूसरे दिन कोई न्यूज आ रही है या कुछ चल रहा है, तो उनसे फिर भी बच के रहना चाहिए। क्योंकि कई बार कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, लेकिन न्यूज की वजह से या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनकी वजह से वो एकदम से नीचे आ जाते हैं और एकदम से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स के लिए 100% ब्लू चिप की तरफ आपको जाना चाहिए। हमने रेडियो पर कड़क करेंसी चालू किया था, मैंने करीबन 1.5-2 साल पहले चालू किया था। जैसे आपने लॉकडाउन में आप बड़े नाम हुए, यहाँ रेडियो पर कभी कोई एग्जैक्ट नाम नहीं बताते थे कि कौन से स्टॉक लेने हैं या क्या करना है। लोग वाले कि हमने सुना है इस सेक्टर में कर लो, तो हमने इसको काफी विस्तार से किया था। यू थिंक ये भी सही वक्त है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? नंबर वन चीज, एंटरटेनमेंट से दूर हटके अब लोग सिर्फ इसमें बात करने लगे। जैसे मेरा जो पॉडकास्ट कड़क करेंसी वाज फॉर दिस रीजन ओनली, ताकि लोगों की एजुकेशन बढ़े। आप जैसे एक्सपर्ट्स हम लेके आए हमारे शो पर। डू थिंक ये सही लोगों को इनकरेज करना? क्योंकि अब लोग एक्सटर्नल इनकम की तरफ देखने लग गए पिछले 1.5 साल में, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी या जॉब इंक्रीमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा 50-50 हो गया है। इन्वेस्टिंग 100% श्योर है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लिटरेसी नहीं होगी तो फिर वो लॉस खाएंगे और फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे इन्वेस्टिंग को लेकर। तो जैसे आपके शोज है या फिर हमारा चैनल है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी को अपवर्ड मूव करने के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा गुड मूव है। एंड अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, लाइक कई सारे लोग होंगे हमारा इंटरव्यू सुनेंगे और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, लेकिन वो अभी भी ना अपना फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है या कुछ भी रीजन हो सकता है उनका XYZ। लेकिन वो करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर ये हम कंटिन्यू रखेंगे अपना ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो धीरे धीरे उनमें भी कन्विक्शन आएगा और वो भी एंटर करेंगे। तो अभी जो मार्केट है या अभी जो नंबर्स है कि कितने लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो हमेशा बढ़ने ही वाले हैं। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का फेज था जो हमें लॉकडाउन की वजह से मिल गया है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि 1-2 साल रहने वाला है। इट्स हियर टू कंटिन्यू। एब्सोल्युटली। जाते जाते योर, इफ यू हैड 100 रुपीज, हमारे एवरेज इन्वेस्टर को अगर आप बताना चाहते हैं कि 100 रुपए की क्या बाइफर्केशन करनी चाहिए, यू नो, इन अगर आजकल का जो क्रिप्टो भी आ गया लाइफ में, आपका एक आइडियल फर्स्ट टाइम जो ज्यादा नॉलेजेबल इन्वेस्टर नहीं है, वो कैसे 100 रुपए छोड़ के इन्वेस्ट करे? 100 रुपए को 30 तो आपको 100% म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए। 30 रुपीज आपका वहां गया। फिर 30 में से 20 आपको इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, या तो आप उसे लिक्विड फंड्स में रख लो या फिर FD में रख लो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आप तुरंत विड्रॉ कर सको। तो 50 रुपीज आपका, और वो हाँ, रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपके 50 पास हो वो गए। 100% होना चाहिए। हाँ, बाकी जो 30 है उसमें से आपको 20 रुपीज स्टॉक्स में करना चाहिए डेफिनेटली। 20 रुपीज आपको क्रिप्टो में करना चाहिए डेफिनेटली, मस्ट है ये तो। ठीक है, बाकी जो 10% है वो आता है जैसे बॉन्ड्स में कर दिया, क्योंकि वहां से भी हमें फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर गोल्ड में कर दिया, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर रियल एस्टेट के यूनिट्स आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट के या तो रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स में। तो वो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, लेकिन 20-20 स्टॉक्स में जरूर है, स्टॉक्स और क्रिप्टो में। दैट्स इट। डू यू बिलीव इन गोल्ड अलॉट? नॉर्मली वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं या फिर जो नंबर से बड़ा खेलते हैं, वो सोने के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं देते। भारत में तो सोना पहले बहुत ज्यादा, मतलब माइंडसेट था। आप इंडिविजुअली मानते हैं सोना को ज्यादा? यस यस, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो गोल्ड में आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमने लॉकडाउन में देखा था गोल्ड का प्राइस ही अपसाइड गया था। तो ऐसी कई बार सिचुएशन आएंगी जहां बाकी मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है, लेकिन गोल्ड हमें फिर ठीक सा रिटर्न दे जाता है, तो एवरेज आउट हो जाता है। तो वो एवरेजिंग करने के लिए ना हमारे पास गोल्ड भी होना ही चाहिए। जैसे अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है रिसेंट 1 साल में या 6 महीने बढ़ेगा 100%। तो अगर कोई और मार्केट, लेट्स से अगर स्टॉक से किसी रीजन की वजह से डाउन चले गए, तो एटलीस्ट हमें कहीं से तो पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करो। बस जाते जाते नेहा, और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो आपकी तरह भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। क्या एडवाइस दोगे? व्हाट वाज द वन थिंग दैट वर्क फॉर यू, और क्या लोग फॉलो कर सकते हैं?
अगर मैं इन्फ्लुएंसर अब जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो मैं सोचती हूँ कि क्वालिटी कंटेंट ही लेके आऊँ, अच्छा कंटेंट ही लेके आऊँ, तो वो यहाँ से डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थॉट कि जो डिमांड है वो फुलफिल करते हैं, बस कंटेंट अच्छा। बनाते हैं एंड देन देखते हैं कि क्वालिटी जाता है या नहीं। तो अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर ना, वो पहले क्वांटिटी में फोकस करेगा एंड देन क्वालिटी में, तो काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। मेरे लिए वर्क किया है कि पहले मैंने क्वांटिटी में फोकस किया था देन क्वालिटी पर। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, वो क्वांटिटी से आएगा। ऐसे नहीं है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा एक वीडियो को दे रहे हो प्लान करने में एंड देन उसे 2-3 दिन में अपलोड कर रहे हो, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया अभी। फिर इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो हर रोज कोई नया फिन इन्फ्लुएंसर आ रहा है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। तो उसको बीट करने के लिए ना क्वांटिटी चाहिए होगी, तो आप क्वांटिटी अच्छा। लेके आओ स्टार्टिंग में एंड देन यू योरसेल्फ फिगर आउट कि अच्छा अब मेरी क्वांटिटी हो गई है, मेरे पास इतना सेट ऑफ फॉलोअर्स है, नाउ आई कैन टेक इट टू अनदर लेवल, और तब आप क्वालिटी पे फोकस कर सकते हो। तो ये मेरी टिप है सभी जो भी बनना चाहता है इन्फ्लुएंसर। बनना तो बहुत चाहेंगे आपकी तरह, एंड दे वांट टू आल्सो। सेड मैं आपका बहुत बड़ा आर्डेंट फैन एंड फॉलोअर हूं। थैंक यू सो अरे मच के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, बाय बाय। Radio City.